चलो बेटा लिखो आज आगे। कंसेप्ट नंबर करेंगे हम लोग 12। इसका नाम है बैड डेट। सब लोग हेडिंग लिखिए। चलो हेडिंग लिखिए। कंसेप्ट नंबर 12। इसका नाम है बेटा बैड डेट। सबसे पहले इसकी एंट्री लिखिए। लिखिए इसमें व्हेन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर when goods sold to customer on credit and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or some any other reason, the amount not recovered is known as bad debt. Is known as bad debt. जर्नल एंट्री लिखिए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट being bad debt recorded being bad debt recorded। चलो लिख लिया। सामने देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में ओपनिंग एंट्री, अब आज पढ़ रहे हैं बैड डेट। बैड डेट क्या होता है पहले जरा इसको समझिए। देखो सब बच्चे बताओ, क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होगी? डेबिट किसको करोगे? या तो डेटर को या उसी को कस्टमर बोलते हो। कस्टमर को डेबिट करोगे, सेल्स को क्रेडिट करोगे। तो जब हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमारे पास एंट्री हो गई डेटर डेबिट टू सेल्स। तो बेटा अब हमारे पास डेटर्स आ गए।
अब ये जो डेटर्स होते हैं, क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ? पैसे हमने ले लिए या बाद में लेंगे? बाद में लेंगे। तो जितने दिन का उधार देते हैं बेटा उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या बोलते हो? क्रेडिट पीरियड। सपोज करो हमने क्रेडिट सेल करी, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। अब 1 महीने बाद हमने पैसे मांगे, कुछ लोगों ने दे दिए, तो जिनने दे दिया उसको हम लोग बोलते हैं गुड डेटर। क्या बोलते हो? गुड डेटर। समझ आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिससे हम लोग पैसे मांग रहे हैं, वो रोज रोज टालते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे एंड सो ऑन। उनको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेटर। क्या बोलोगे? डाउटफुल डेटर। और कुछ लोग ऐसे हैं जिससे हमने पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया, हमने उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में वो इंसॉल्वेंट हो गए। क्या हो गए? कोर्ट में क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है बेटा? जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम हो, वही क्या होता है? इंसॉल्वेंट। और कोई खुद से इंसॉल्वेंट नहीं होगा, ये बात कोर्ट डिक्लेयर करेगा। बात समझ आई? अच्छा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेटर। उसको बोलेंगे बैड डेटर। बैड डेटर इसको बोलेंगे। हमने इनके खिलाफ कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने भी इनको इंसॉल्वेंट कर दिया। तो जो आदमी इंसॉल्वेंट होता है उससे कोई पैसे रिकवर नहीं कर सकता। इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नाम का एक एक्ट पास है। समझ आए? तो तो इसको बोलते हैं बैड डेटर। अब यही जो बैड डेटर है इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बैड डेट। समझ में आया? पहले बैड डेट का मतलब क्या है? ठीक है। अब बताओ बेटा, हमने सेल करी तो हमने एंट्री कर ली डेटर डेबिट टू सेल, और पैसा नहीं मिला तो पैसा डूब गया ना। तो अब इनका अकाउंट तो क्लोज करना ही होगा हम लोग को। तो हम लोग करते हैं इसकी एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? बैड डेट अकाउंट डेटर या कस्टमर। क्यों ऐसे करते हैं? अब लगा लो अपना लॉजिक, बताओ बैड डेट नॉमिनल अकाउंट हुआ, लॉस हुआ, तो डेबिट होगा। होगा ना। और डेटर का अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, डेटर को पहले डेबिट किया था तो अभी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना। भाई जिसका पैसा नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी फैसला हो गया, तो उसका अकाउंट बंद कर देना ही सही है ना। तो ये एंट्री हम लोग करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, या इसी को कभी कभी लिख देंगे हम लोग डेटर अकाउंट। कस्टमर या डेटर अकाउंट ऐसे लिखेंगे। अब आइए मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या लिखा था इसमें। पढ़ो। When goods sold to customer on credit and if the amount become irrecoverable due to insolvency or any other reason, the amount not recovered is known as bad debt। जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम लोग बोलेंगे bad debt। बोलो, सबको bad debt समझ में आ गया? चलो, अब बेटा एक क्वेश्चन करेंगे 14 और उसमें सीखेंगे ओपनिंग एंट्री और बैड डेट का एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, एक फॉर्मेट बनाइए जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 14। चलो देखो बेटा, 14 ए क्वेश्चन करेंगे। अब पढ़िए इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड
in the books of Vishal store on 1st April 2023. 1st April 2023 में विशाल स्टोर्स के पास ये बैलेंसेज हैं। तो देखो बैलेंसेज है, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग एंट्री डालनी होगी। कल बताओ ओपनिंग एंट्री क्या सिखाया था मैंने, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल, डेबिट में आया तो गुडविल। चलो अब लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट आइटम पे आ जाइए। क्रेडिट में हमारे पास है बैंक लोन क्रेडिटर, दो ही चीज है, तो एक लाइन छोड़ देना, पता नहीं कहाँ डिफरेंस है। टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। चलो अब सबका अमाउंट लिखते हैं। कैश है 15,000, 5,000, 40, 3600। तो कैश हो गया 15,000, बैंक हो गया 5,000, 40,000 का स्टॉक, 3600 का फर्नीचर, 24,000 का डेटर, और बैंक लोन 10,000 का, क्रेडिटर 12,500, 10,000, 12,500। Being assets and liabilities brought forward। अब जरा देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट का टोटल करके क्रेडिट का टोटल करके। मुझे तो डेबिट वाला ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट वाले को हम लोग लिखते हैं कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आ रहा है बेटा, 65,100, 65,100 हो गया कैपिटल। ये पहली एंट्री हो गई 2023 1st अप्रैल। चलो सेकंड टॉपिक पे आ जाओ, सेकंड एंट्री आगे लिखा है 2 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%, 60% पेड इमीडिएटली। अच्छा तो चलो बताओ ये 2 अप्रैल वाला क्या लगता है, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है, क्रेडिट है या कैश है या दोनों है। तो एक साथ लिख दे क्योंकि एक ही डेट पे हुआ है। क्या करें, परचेज डेबिट कर दें, जितना पैसा दिया है उसे लिए कैश क्रेडिट कर दें, और जो बकाया है उसके लिए। तो अब आइए लिखिए, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना खरीदा है देखो बेटा, 20,000 का है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो 18,000 का हो गया। 20,000 माइनस 10%, 18,000 टू कैश, और टू इस पार्टी का नाम आ जाएगा, नाम है कैलाश। ठीक है, अब बेटा इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। फटाफट बताओ कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट कितना है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, देखो सब बच्चे देख लो, 20,000 का हमारा गुड्स था, मैं चलो ऐसे लिख के बता देता हूँ। देखिए 20,000 का हमारा गुड्स था,
10% का डिस्काउंट मिल गया 2000 का, तो चलो ये मान लो हो गया 18,000 का। अब हम इसका 60% कैश में दे रहे हैं, अब बाकी क्रेडिट पे है, तो जो कैश में दोगे उसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कितना आएगा इसका 60%? 10,800। और इस पे 2% का डिस्काउंट देखो कितना आएगा, 1 2% 216। 216 का डिस्काउंट तो कितना देना पड़ेगा, -10,0800, 10584 ये देना पड़ेगा। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, यहाँ कैश में लिख देंगे 1058, कितना आया था 4, और यहाँ लिख देंगे 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, $216, ये दोनों मिलके है 60%, और क्रेडिट वाला होगा 40%, तो 18,000 का 40% हो गया 7,200, बीइंग गुड्स परचेज्ड and discount received being goods purchased and discount received चलो अगला देखिए, देखो बेटा आगे लिखा है इसमें, ये हो गया, ये ओपनिंग एंट्री हो गई और ये हो गया। अब लिखा है सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000, 4 अप्रैल, ये 2 अप्रैल का था, ये 4 अप्रैल, क्या एंट्री होगी, एक्स डेबिट टू सेल, एक्स डेबिट टू सेल, और सेल करी है हम लोगों ने 9,000 की, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, being goods sold on credit। चलो आगे बढ़िए, फोर्थ के बाद फिफ्थ को, रिसीव्ड 14,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो अब यहां पे लिखेंगे डेट दे रखी है 5 अप्रैल, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब इधर देखो बेटा, एक्स से कितने पैसे मिले हैं, 14,800, जरा 2 मिनट सब लोग देख लो तब मैं ये बताऊं क्या चीज है। चलिए अब रुक के 2 मिनट सब लोग सामने देखिए, देखो बेटा ऐसे, ये देखो एक्स को कितने का माल बेचा था, 9,000 का, बट यहाँ पे क्या लिखा है, 9,000 का माल बेचा था ना, और उससे मिल कितना रहा है, 14,000 मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, देखो 9,000 तो अभी बेचा, और ये देखो हम लोग के डेटर्स में एक्स का 6,000 पुराना बकाया था ना, तो 6,000 ये और 9,000 ये, कितना हो गया 15,000, 15,000 में से दिए कितने हैं 14,800, तो 200 का डिस्काउंट ले लिया, तो क्या लिखोगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स,
being cash received and discount allowed. Being cash received and discount allowed. 40, 14,800, 200 against 15,000. 5 तारीख के बाद अगली एंट्री 6 तारीख को। अगली एंट्री 6 तारीख को देखो क्या लिखा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। फटाफट इसकी एंट्री बताओ बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री बताओ सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 being cash deposited चलो अगला देखिए 8 अप्रैल को अगली ट्रांजैक्शन है, देखो क्या लिखा है, received a check from Y7850 in full settlement of his account. This check was immediately deposited into bank. अच्छा अब इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक तो Y है नहीं, लेकिन ये देखो Y का 8,000 बकाया था पुराना, तो उसी 8,000 में से कितना दिया इसने 7850, तो जो बच गया उतने का डिस्काउंट मिल गया उसको, तो जितना दिया उसने उसके बैंक डेबिट कर लेंगे, जो रह गया उसको लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड टू वाई। 8,000 7850 डिस्काउंट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 150 बीइंग चेक रिसीव्ड being check received and discount allowed। चलो अगला देखो, फिर लिखा है 10 अप्रैल को रिसीव्ड चेक फ्रॉम जेड 2,000। बेटा ये देखो जेड का कितना पैसा बकाया था 10,000, 10,000 में से देखो 2,000 की चेक मिली 10 तारीख को, उसको बैंक में लगाया है 12 तारीख को। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था, बेसिक्स वाली क्लास में कंसेप्ट आएगा चेक इन हैंड का, लेकिन मेन सिलेबस में डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लिख देंगे। अब बताओ 10 तारीख को क्या एंट्री करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, और फिर 12 को क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ आया? लेकिन हम लोग के जब मेन सिलेबस करेंगे तो उसमें डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो चलो अब लिखिए पहले 10 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू जेड, सॉरी टू जेड। 12 तारीख का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने का है बेटा 2,000 का। being check received being check deposited। चलो ये दोनों हो गया, आगे देखते हैं क्या और है।
चलो अगला देखो बेटा। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, आ जाओ। ये 10 तारीख 12 तारीख हो गया। अब देखो 15 तारीख को लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। जरा एक बार देखो, वाई से कितने की चेक मिली थी? 7850 की, और ये डिसऑनर हो गई। कल पढ़ाया था आप लोग को, जब कोई चेक डिसऑनर होती है तो चेक मिलते टाइम जो एंट्री करते हो उसी की रिवर्स एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो अब यही देख लो, वाई से जब चेक मिली थी तो क्या एंट्री बनाई थी हम लोगों ने? ये लिखा था बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। बोलो बेटा। अब ये बताओ, ये कैश डिस्काउंट था ना, ये तो इसीलिए दिया था कि तुरंत पैसा दे रहा था। अब जब पैसा नहीं मिला तो डिस्काउंट भी कैंसिल। समझा? तो अब इसी की रिवर्स एंट्री डाल दो, वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। हमेशा ये रूल बना लो, चेक मिलने की जो एंट्री होगी डिसऑनर की भी वही एंट्री होगी, उसी की रिवर्स। बीइंग चेक डिसऑनर्ड 8000 से वाई को डेबिट कर दिया, 7850 यहाँ आ गया, 150 यहाँ आ गया। 15 अप्रैल का ये है। चलो आगे बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़िए। चलो देखो, लिखा है कैश सेल्स 15,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कल हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी एंट्री। मैंने क्या बताया था? सेल को क्रेडिट कर लो, जितना पैसा मिला उससे कैश डेबिट कर लो, जो बैंक में गया उससे डायरेक्टली बैंक डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स करी है इन्होंने 15,000 की, 3,000 कैश में आया है, 12,000 चेक से लिया है। बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड, डेट है इसका 16 अप्रैल। ठीक है, अगला देखो आप क्या लिखा है 16 के बाद। अब यहाँ लिखा है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाई चेक। कह रहा है अजय को जितना पैसा देना था वो चेक से दे दिया। स्क्रीन पे देखिए सब लोग, ये देखो बेटा, हमारे क्रेडिटर में अजय का नाम है 5,000 से, तो इसका मतलब अजय का 5,000 बकाया था, हमने किससे पेमेंट कर दिया? चेक से। क्या एंट्री बनाओगे? अजय डेबिट टू बैंक, ये लिखोगे ना? फिर से बताएं, क्रेडिटर्स में अजय का नाम है, तो इसका मतलब अजय का 5,000 पिछले साल का बकाया था, उसका इस साल हमने पेमेंट कर दिया। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी? अजय डेबिट टू बैंक। अजय डेबिट टू बैंक, या क्रेडिटर भी लिख सकते हो, लेकिन उसने नाम दिया है तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और एक भी पैसे कम ज़्यादा नहीं हुए हैं। कह रहा है जितना बाकी था सब दे दिया, तो 5,000 बकाया था, 5,000 की चेक काट दी। बीइंग
चेक गिवन टू अजय। आगे पढ़िए। ये लिखा है बेटा 18th ऑफ अप्रैल को 18th ऑफ अप्रैल को लिखा है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर 50। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है 50 रुपीज में, और ओल्ड फर्नीचर बेचा है 750 रुपीज में। तो टोटल कितने का हुआ बेटा? 800 का हुआ। तो कैश हम लोग डेबिट करेंगे। और हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, डेट बताओ इसकी क्या है? 18th। 18th है तो कैश को डेबिट कर लो, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे मिसलेनियस इनकम, कितने का है बेटा फर्नीचर? और ये 50 का। बीइंग फर्नीचर सोल्ड। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट, यहां लिखा है बेटा 20th अप्रैल को 20th अप्रैल को Z became insolvent, 40 पैसे in a rupee could be received from his estate by check which is deposited into bank। अब इधर देखो सब लोग सामने, देखो इधर। Z का Z से Z से 10,000 रुपए हम लोग को लेना था बेटा। Z से 10,000 रुपए हमें लेना था। 10,000 में से Z ने 2,000 दिया था। 2,000 दिया था। अब बताओ कितने पैसे बाकी थे बेटा? 8,000 बाकी थे। अब उस 8,000 में से कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो, ये जो 2,000 वाली चेक आई थी ये तो हमने लगा दिया, ये तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि जैसे वाई वाली डिसऑनर हुई है तो बताया है, जेड वाली डिसऑनर होती तो क्वेश्चन बताता ना हमको। नहीं बताया तो इसका मतलब ऑनर हो गई। तो अब कितना बचा? 8,000। अब 8,000 में से बता रहा है 40 पैसे इन रुपी रिसीव्ड। 8,000 का 40% मिला, 60% क्या हो गया? बैड डेट हो गया। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। लिखिए डेट क्या है इसकी? 20th अप्रैल। 20th अप्रैल। तो बेटा अब हम इसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जेड। 8,000 मिलने थे, उसका 40% मिल पाया 3,200, उसका 60% बेकार हो गया 4,800। बीइंग 40 पैसे इन रुपी रिसीव्ड। चलो आगे देखो। अब यहां लिखा है 22nd अप्रैल को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाई चेक।
गोपाल से गुड्स खरीदे, चेक से पेमेंट कर दी, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 being goods purchased चलो 22 के बाद बेटा अगला दिया है 24 तारीख को, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा चलो अब बताओ बेटा, चंद्रकांत को गुड्स बेचा है, और पहले मुझको इतना बता दो बस, ये 24 तारीख वाली एंट्री किस में हुई है, कैश में या क्रेडिट पे? बोलो किस पे हुई है, कैश में या क्रेडिट पे? पढ़ लो एक बार, क्रेडिट पे। अब बताओ एंट्री क्या होगी, पैसा छोड़ो खाली एंट्री बता दो। चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स, पहले इतना लिखो तो पैसे बता दो। तो इसका डेट क्या है, 24, तो 24 को आ गया चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, और ये देखो बेटा क्या लिखा है, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये बताओ, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, बताओ जो गुड्स खरीदा था वो कितने का था, जो गुड्स खरीदा था वो कितने का था, 8,000 का, उसका आधा कितना होगा, 4,000, और इसमें अगर 30% बढ़ा दें तो कितने का होगा, 5,200। तो कितने पे बेचेंगे, 5,200 पे, क्योंकि कॉस्ट तो हमारी वही हुई ना, आधा बेच दिया बाकी आधा स्टॉक में पड़ा होगा। तो यहां लिखिए 5,200, चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स 5,200, कैसे आया ये, यहां मैं लिख दे रहा हूं 8,000 का आधा प्लस 30%, 8,000 का आधा प्लस 30%। चलो आगे पढ़ो। 25 तारीख को प्रोपराइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 2,000, फॉर ऑफिस यूज 3,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से बेटा 2,000 अपने लिए निकाले, 3,000 बिजनेस के लिए निकाले, तो जो अपने लिए निकाले उसके लिए ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, बोलिए। और चल ये क्या है बेटा, 25 तारीख, आ जाओ जरा 25 को। अब हम लिखेंगे ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट 2,000 ठीक है बेटा, ये पूरा ड्राइंग ही तो हो गया ना, देखो प्रोपराइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए निकाला 2,000 ऑफिस से और 3,000 निकाल लिया बैंक से, तो ऑफिस में कैश रखा होगा, कैश ले लिया होगा 2,000 का, और बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए, 3,000, तो ड्राइंग कितने की करी, 5,000 की करी ना, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग डेबिट टू कैश टू बैंक। 5,000 निकाले हैं, 2,000 का कैश है, 3,000 बैंक से, बीइंग अमाउंट विड्रॉन, बीइंग अमाउंट विड्रॉन। चलो आगे देखो नेक्स्ट, पेड सैलरी टू मोतीलाल बाई चेक, सैलरी दिया चेक से, क्या एंट्री बनाओगे, सैलरी डेबिट टू बैंक। ये देखो बेटा तीनों एक ही दिन पे हैं तो एक कंपाउंड एंट्री डाल देते हैं, सैलरी रेंट और ट्रेड एक्सपेंस,
ठीक है, ये दिया। खैर ट्रेड एक्सपेंस पे बैंक नहीं लिखा है तो ये कैश से जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बैंक से हो जाएंगे, तो इन दोनों को एक में कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो लिखो सैलरी डेबिट रेंट डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट रेंट डेबिट टू बैंक। 2000 की सैलरी, 1500 का रेंट, 3500 बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और इसके बाद वाला कैश में दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, 500 रुपीज बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड। 30 तारीख का ये भी है, टोटल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो, हो गया बेटा। अब आगे लिखो सब लोग। अब आ जाओ जरा पॉइंट नंबर, कंसेप्ट नंबर 13 पे आ जाओ। बैड डेट रिकवर्ड, हैंड लिखिए। कंसेप्ट नंबर 13, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड लिखिए। व्हेन बैड डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, when bad debt of previous year received in current year is known as bad debt recovered, is known as bad debt recovered। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 14, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कंसेप्ट नंबर 14, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कह रहा हूँ, एक्सपेंस लिखो, सैलरी में एक्सप्लेन करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखिए बेटा। some expenses which are yet to be paid, some expenses which are yet to be paid for current year
are known as outstanding expenses. एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, expense account debit to outstanding expense. Being outstanding expense recorded. Being outstanding expense recorded. अगला लिखो कंसेप्ट 15, प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखिए इसमें when expense of next year paid in current year when expense of next year paid in current year is known as prepaid expense, is known as prepaid expense. इसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. बीइंग prepaid expense recorded. Being prepaid expense recorded. आगे लिखो कंसेप्ट 16, डेप्रीसिएशन. कंसेप्ट 16 डेप्रीसिएशन लिखिए इसमें depreciation is permanent and continuing decrease in the value of asset it is expense for business. It is expense for business. एंट्री लिखिए डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. बीइंग depreciation recorded. दो चीज और लिखोगे फिर मैं समझाऊंगा. लिखिए कंसेप्ट नंबर 17, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसकी एंट्री लिखिए लिखिए इसमें पहले
लिखिए, इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस ऑन कैपिटल introduced by businessman is known as interest on capital. इसकी एंट्री होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट being interest on capital recorded. और लास्ट लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिखिए, when proprietor withdraws any amount from business if business charges interest on such drawing is known as interest on drawing. एंट्री होगी इसकी ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, being interest on drawing recorded. Being interest on drawing recorded. चलो बेटा, आप देखो, एक एक करके ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चन नंबर 15। चलो सामने देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा बैड डेट रिकवर्ड। सबसे पहले ही एंट्री हम लोगों ने लिखी है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? देखो, बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, यहाँ देखो, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैड डेट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हमने क्रेडिट सेल करी तो उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है। अगर वो पैसा डूब गया तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं बैड डेट
डेबिट टू डेटर। बताओ, क्रेडिट सेल करी तो क्या एंट्री हुई? क्या एंट्री हो गई? कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर पैसे डूब गए तो क्या एंट्री हो गई? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, अब आगे सुनना बेटा। अब सब बच्चे बताओ, मान लो ये 1 साल की बात है। यहाँ हमने किसी को सेल करी थी, हमने किसी को 1 अप्रैल को सेल किया था, 31 मार्च तक उसका पैसा नहीं आया, यहाँ वो बैड डेट हो गया। तो हमने यहाँ जब सेल किया था तो एंट्री पास करी थी डेटर डेबिट टू सेल्स, और जब पैसा नहीं मिला तो यहाँ हमने एंट्री डाल दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब 2 मिनट के लिए मान लो 10,000 का माल उसको बेचा था, 10,000 का माल उसको बेचा था बेटा। तो आप बच्चे देखो, जब उसको बेचा था तो डेटर का अकाउंट खोला था हम लोगों ने, और जब आखिरी में श्योर हो गया कि पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर का अकाउंट बंद कर दिया। जितने से डेबिट किया था उतने से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो उसका अकाउंट बंद हो गया है कि नहीं हो गया? अच्छा, और हमने अपना नुकसान लिख लिया। अब देखो हुआ क्या, अब मान लो नेक्स्ट ईयर, इसके आगे वाले ईयर में यहाँ ये आदमी पैसे लेके आ गया, पैसे लेके आ गया। तो जब पुराना बैड डेट, पिछले साल का बैड डेट करंट ईयर में रिकवर हो जाए तो उसी को बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हो? बैड डेट रिकवर्ड। when the bad debt of last year recovered in current year is known as bad debt recovered। अब एंट्री क्या करी जाए, सोचना जरा। ये अभी तुम लोग रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर करोगे बेटा, फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करोगे, उसमें कम से कम 50 बार आएगा ये चीज, यही चीज जो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना, क्या इसमें उसमें देता है क्वेश्चन में, मैं एक एक करके बताता हूँ। अब 2 मिनट सुनो। यहाँ वो पैसा लेके आ गया तो पैसा तो डेबिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा लेके आया, पैसा बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। रियल का क्या रूल था? डेबिट व्हाट? तो पैसा लिख लिया। अब मुद्दा ये है क्रेडिट किसको किया जाए। जैसे मान लो अगर हम इसको क्रेडिट करें डेटर को, तो क्रेडिट नहीं कर सकते ना भाई, जितने का इसने माल खरीदा था उतने से इसको क्रेडिट करके अकाउंट बंद कर दिया था ना। अब अगर इसको क्रेडिट करोगे तो ऐसे दिखेगा कि हमने उधार लिया है इससे। बात समझ में आ रही है? तो हम ये डेटर नहीं लिख सकते। अच्छा, मान लो इसका नाम मिस्टर एक्स था, एक्स लिख दें तो वो भी नहीं लिख सकते। अगर एक्स से लोन लो तब भी तो यही एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर किसी से लोन लो, उधार पैसे लो, तो एंट्री तो यही करोगे ना, जिससे पैसे लोगे उसको डेबिट करोगे, उस आदमी का नाम क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो ना आप डेटर क्रेडिट कर सकते हो ना उसका नाम क्रेडिट कर सकते हो। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा इसके लिए अकाउंट्स में एक टर्म निकाला गया, बैड डेट रिकवर्ड। क्या निकाला गया? बैड डेट रिकवर्ड। तो हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। अब सुन लो, एक बार दिमाग में बैठा लेना, 50 बार आएगा पूरे सिलेबस में, ऐसे लिखा होगा, बैड डेट ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड इन करेंट ईयर बट क्रेडिटेड बाय पार्टी नेम अकाउंट। तो पार्टी का नाम आएगा कि बैड डेट रिकवर्ड आएगा? समझ आए? रेक्टिफिकेशन के हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये चीज मिलता रहेगा। तो इसको अच्छे से सुन लो। बताओ, हम डेटर क्यों नहीं क्रेडिट कर सकते? लॉजिक बताओ। डेटर का अकाउंट लास्ट ईयर ही क्लोज हो गया था, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। हम उसका नाम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो पुराना बकाया लिख दे रहा है, और हम उसका नाम लिखेंगे तो दिखेगा ऐसे कि हम तो उससे उधार ले रहे हैं, जबकि वो अपना उधार चुका रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। और आखिरी में ये बैड डेट रिकवर्ड पीएल की क्रेडिट में जाता है। कहां बेटा? और बैड डेट कहां जाता है? पीएल की डेबिट में जाता है। बैठ गया दिमाग में? इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो ये देखो क्या एंट्री करी, ये। तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। यहां कभी भी पार्टी का नाम नहीं आएगा। बोलो सब बच्चे, बैड डेट रिकवर्ड समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट। अब पढ़ाने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। पहले आउटस्टैंडिंग, ध्यान से अब सुनिए। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे दिमाग में बैठा लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सीखने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। जरा बताओ, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में और ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में। तो अब अगर मैं मंथ लिखूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 12 महीने हुए। ठीक है, मैं सिखाने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, अब बताओ,
किसी को सैलरी कब मिलती है बेटा? काम करने से पहले कि काम करने के बाद? तो अब ये बताओ, आपके एम्प्लॉय अप्रैल में जो काम करेंगे उसका पैसा कब दोगे? मई में? मई वाला, जून वाला, जुलाई वाला, ऐसे करते रहोगे? तो अब बताओ, ये मार्च वाला कब दोगे? अगले साल अप्रैल में? बताओ, मार्च वाला कब दोगे? नेक्स्ट ईयर अप्रैल में दोगे ना? अच्छा, अब 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लेते हैं कि हम किसी को 1,000 रुपए महीने की सैलरी देते हैं। कितनी? तो ये देखो, यहाँ वाली सैलरी यहाँ गई, यहाँ वाली यहाँ गई, यहाँ वाली यहाँ गई, ऐसे 1 महीने का बकाया है। तो बताओ, थ्रू आउट द ईयर हम कितने दिन की सैलरी उसको देंगे? 11 महीने की कि 12 महीने की? 11 महीने की। तो जब यहाँ सैलरी दोगे तो एंट्री करोगे सैलरी टू कैश, सॉरी, यहाँ नहीं, जब यहाँ वाली सैलरी यहाँ दोगे तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। 1,000 से होगा। सब जोड़ के अगर मैं लिख दूं बेटा तो 11 बार आप करोगे तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000। बोलो, साल की आखिरी में अगर जोड़ डालें सब तो कितना आएगा? 11,000 आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो, हम लोग के अकाउंट्स में होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या होता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में कहा गया है एक पीरियड का खर्चा उसी पीरियड में लिख लेना चाहिए। क्या लिखा है? एक पीरियड का खर्चा उसी पीरियड में लिख लेना चाहिए। पीरियड का मतलब 1 ईयर। अब आप बताओ बेटा, तो हम तो क्या कर रहे हैं, अप्रैल से लेके फरवरी तक का लिख रहे हैं ना। मार्च वाली सैलरी जाएगी अप्रैल में, तो मार्च वाली तो लिखा ही नहीं ना हमने। 1 महीने का बकाया है कि नहीं है? तो इसी बकाये को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बकाये खर्चों को क्या बोलते हो? अब उसको लिखेंगे हम लोग किस कंसेप्ट की वजह से? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से। किसकी वजह से? अब एंट्री ये लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे 1 महीने का बाकी है तो सैलरी तो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट किसको करें? तो यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखेंगे? ये लाइबिलिटी है बेटा। क्या है? लाइबिलिटी है। तो अब सैलरी छोड़ो, सैलरी से समझा दिया। कभी भी आपसे पूछा जाए आउटस्टैंडिंग का एंट्री बताओ, तो लिखोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या एंट्री लिखोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों डेबिट हुआ या सैलरी क्यों डेबिट हुई? भाई 11 महीने की तो लिखे हो, लिखना तो 12 महीने का होगा। बोलो, जब 1 महीने का और लिखोगे तो है तो सैलरी खर्चा ही, डेबिट ही होगा। जवाब दो बेटा। और ये लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हो तो इंक्रीज होती है, डेबिट करते हो तो डिक्रीज हो जाती है, तो हमने क्रेडिट किया। समझ में? तो अब बताओ फिर से एक बार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी? बोलिए। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसी का उल्टा है प्रीपेड। चलिए अब देखो, मैं प्रीपेड भी बताता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? जब भी आउटस्टैंडिंग की बात आए तो ऐसे सैलरी या वेजेस लेके सोच लेना, क्योंकि ये 1 महीना रुक के ही दिया जाता है। चलो अब प्रीपेड जरा देखिएगा, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। प्रीपेड अब समझाने जा रहा हूं बेटा। प्रीपेड क्या होता है? जब हम नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस करेंट ईयर में पे कर दें। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस कब पे कर दें? करेंट ईयर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ऐसे ही बताता हूं, बताओ। अब बेटा खर्चों का नेचर होता है ना, जैसे सैलरी चलती है बकाया, तो रेंट लेकिन एडवांस में चलता है। बोलो, कोई भी पहले प्रेमिसेस का रेंट पे करता है तब प्रेमिसेस को यूज करता है। होता है ऐसा कि नहीं? अब ये देखो यहाँ पे, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई प्रेमिसेस रेंट पे ली, तो यहीं हम एंट्री यहीं पे यहीं पैसा दे देंगे, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 1 का रेंट दिया, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ऐसे हर महीने लिखते चले जाएंगे। बताओ सब लोग। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो यही हो गया है। तो ये 12 का तो हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो मान लो 12 हो गया। और ये बताओ 31 मार्च और 1 अप्रैल एक ही बात है? बोलो सब लोग। तो मार्च खत्म होते होते 13 टाइम्स रेंट दे दोगे ना आप लोग। तो अब ये क्या एंट्री हो गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कितने से आ गया? 13,000 से, जबकि आना कितने से चाहिए?
12,000 से। किस कंसेप्ट की वजह से? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से। किसकी वजह से? अब वो जो एक महीने का एक्स्ट्रा चला गया वही बैलेंस करना है, तो देखो डेबिट हो गया है ज्यादा, इसको क्रेडिट कर दो 1,000 रुपए से। और वो जो ज्यादा चला गया वो एसेट है ना अपना, एसेट जब बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, घटाना होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिख देंगे प्रीपेड रेंट 1,000 रुपए से। समझे? तो प्रीपेड की क्या एंट्री हो गई? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का बताओ? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, प्रीपेड का बताओ? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। समझ में? ऐसे दिमाग में बैठा लो। तो बैड डेट हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया। अब ये आ जाओ बेटा डेप्रिसिएशन पे। सब लोग देखिए स्क्रीन पे, डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से अब सुनिएगा। पहले जरा समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, और फिर उसकी एंट्री भी हम लोग देखेंगे। चलो सब बच्चे बताओ, किसी ने यहाँ पे 1 अप्रैल को कार खरीदी, कार खरीदने की एंट्री बताओ क्या होगी? कार खरीदने की एंट्री क्या होगी? कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो बेटा 10 लाख की उसने कार खरीदी, मान लीजिए 10 लाख की उसने कार खरीदी यहां पे। तो अब बताओ 1 अप्रैल को कार की वैल्यू कितनी है? अब बताओ यहां से लेके यहां तक उसने कार चलाई साल भर। अब यहां वो कार अगर बेचना चाहे तो क्या 10 लाख में बिक जाएगी? उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? अब सपोज करो कम होके 8 लाख हो गई, तो उसकी कीमत में जो गिरावट आई उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और अगर बढ़ जाए तो बोलेंगे एप्रिसिएशन। बढ़ जाए तब बेटा एप्रिसिएशन। समझ में? तो अब ये देखो, तो ये बताओ अब 10 लाख हमने कार में लगाया था और कार 8 लाख की रह गई, तो हमें 2 लाख का नुकसान हुआ ना? बोलो सब लोग। तो ये 2 लाख बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अब इसमें दो चीज आ गई, एक डेप्रिसिएशन और एक हमारी आ गई कार। देखो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हमारी कार रियल अकाउंट है। बोलो बेटा, नॉमिनल में क्या रूल पड़ा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस है इस वजह से डेबिट हो गया। और कार की कीमत कम हो गई तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। भाई कार की कीमत कम हो गई तो ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, मान लो कोई एसेट होता तो उसका एक हिस्सा बिक गया, ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो ये क्योंकि आउट हुआ, इसकी कीमत कम हो गई, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो इसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा, एसेट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? चलो बताओ आउटस्टैंडिंग एंट्री, बोलो सब लोग। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और क्या पड़ा है? यही डेप्रिसिएशन की बताओ क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ? क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। क्यों लॉस है? जितने की कार खरीदी वही 10 लाख बैंक में जमा किए होते तो और बढ़ गया होता, है ना? जितना कार में इन्वेस्ट किया कम हो गया ना पैसा वो, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन पे लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या लगेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। चलो अब ये दो चीज और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जरा ये चीज देखो क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पढ़ाता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, खूब ध्यान से सुनना। हर चीज लॉजिक से समझोगे तो कभी भूलेगा नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और कितना भी मुश्किल एंट्री बना ले आप खुद ही बना लोगे। चलिए अब स्क्रीन पे देखिए, ये बताओ बेटा, हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अकाउंट में क्या पढ़ा था आपने? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसमें क्या पढ़ा था? बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर बिजनेसमैन ने कुछ पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस लिखता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लो 1 लाख रुपए लगा के किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए लगा के किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? तो बेटा इसका मतलब यही तो हुआ कि व्यापार को व्यापारी ने उधार दिया 1 लाख,
बताओ, इसका यही तो मतलब हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे ऐसे कहा जाता है, यहां पे ऐसे कहा जाता है बेटा, अगर ये 1 लाख, अगर ये 1 लाख बिजनेस ने न दिया होता, किसने न दिया होता, अगर ये 1 लाख बिजनेसमैन ने बिजनेस को न दिया होता, तो यही 1 लाख कहीं बैंक से लोन लेके आते, उस पे ब्याज देना पड़ता, समझ आए? तो उसका इंटरेस्ट लिखवा लिया जाता है। ये रियलिटी में नहीं होता, नोशनल है। कैसा है? नोशनल। नोशनल मतलब रियलिटी में नहीं होता, बस लिख लिया जाता है कि अगर कहीं और से लोन लेते तो देना पड़ता ना इंटरेस्ट। तो अब यहां पे, अब बताओ, अगर इसी 1 लाख पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ जाए, अगर इसी 1 लाख पे, उन दोनों को बुलाओ पीछे से, सेकंड वाली रो पे दोनों लोग, उठो वहां से, उठ जाओ, यहाँ आगे आओ। तुम भी उठो बेटा, वहां से उठो। चलो आगे नहीं, यहाँ आओ, यहाँ। चलो यहाँ बैठो। वहाँ उस पे बैठो। तुमको बोल रहा हूँ बेटा, उस पे बैठो, उस पे। ठीक है, देखो बेटा, तो क्या कहा मैंने, बिजनेसमैन ने जितने पैसे लगा के, स्क्रीन पे देखो, बिजनेसमैन ने जितने पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया, क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये कहा जाता है, अगर ये पैसे बिजनेसमैन न देता तो बिजनेस कहीं से लोन लेता, लोन लेता तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखवा लिया जाता है। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो अब बताओ, इस पे मान लो 10% का अगर इंटरेस्ट लगेगा, तो बिजनेस देगा ना वो इंटरेस्ट बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ, खर्चे डेबिट होते हैं, खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। अब हो सकता है कोई और भी इंटरेस्ट चल रहा हो, तो इसको अलग करने के लिए इसका नाम पूरा लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं तो ये जाके मिक्स हो जाएगा ना, कोई लोन वोन होगा तो उसी में मिक्स हो जाएगा। और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को, किसको क्रेडिट करेंगे? क्यों क्रेडिट करेंगे भाई? पहले पहले व्यापारी का 1 लाख बकाया था, अब 10% 10,000 और ड्यू हो गया, तो उसका 1,10,000 हो गया ना। 10,000 जब क्रेडिट कर दोगे, तो 1 लाख ये और 10,000 ये, अब उसका बकाया कितना हो गया? 1,10,000। चलो फिर से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बन गई? डेबिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा? लॉजिक बताओ। क्योंकि ये बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अभी पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम होगा। क्या ये रियलिटी में होता है? नहीं, खाली बस लिख लिया था। पार्टनरशिप वाले चैप्टर में रियलिटी में होता है, क्योंकि वहां कई मालिक होते हैं तो सब इंटरेस्ट मांगते हैं। जिस व्यापार में एक ही मालिक है, क्या करेगा वो इंटरेस्ट लेके? जो कुछ बिजनेस का है मैनेज तो वही कर रहा है, समझ आए? तो ये रियलिटी में नहीं होता, खाली पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ऐसा होता है। आगे बढ़े। अब लास्ट ये देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्या चीज है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए सामने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, अब जैसे कहा जाता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो अगर व्यापारी व्यापार को पैसे देता है तो बोला जाता है कैपिटल। तो हमने पढ़ा था, अगर कुछ पैसे निकाल लेगा तो क्या बोलोगे उसको? ड्राइंग। ड्राइंग बोलोगे। अब आप बच्चे बताओ, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, बिजनेसमैन ने बिजनेस से मान लो 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो ये कहा जाता है, अगर ये आदमी कहीं और से पैसे लोन लेता बैंक से तो इंटरेस्ट देता, तो बिजनेस से लिया है तो इसको बिजनेस को भी लोन देना चाहिए। समझ आए? अब दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन वो लिखवा लिया जाता है। अब बताओ, अगर ये इंटरेस्ट 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनकम की एक्सपेंस? इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्या क्रेडिट कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट कर देंगे ड्राइंग को। क्या डेबिट कर दोगे? कहेंगे तुमने उधार तो 1 ही लाख लिया था, लेकिन 10,000 का ब्याज लग चुका है उस पर, अब तुम्हें देना पड़ेगा 1,10,000। बढ़ गई ना ड्राइंग, इसलिए ड्राइंग क्या हो गई? डेबिट हो गई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बोलो समझ में? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ।
क्वेश्चन नंबर 15। चलो जर्नल का फॉर्मेट बनाइए फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, देखिए स्क्रीन पे। चलो ये रहा, लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। अब ये देखो जानबूझ के बेटा नाम जरूर देगा पार्टी का कि आप गड़बड़ कर दो। क्या मैंने बताया था, क्या डेटर क्रेडिट कर सकते हो, क्या पार्टी का नाम लिख सकते हो, क्या लिखना होगा, बैड डेट। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसमें डेट वेट तो दिया नहीं है, 1 2 3 लिखा है, वैसे लिख लो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। चलो अगला, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू का मतलब बेटा बोलो आउटस्टैंडिंग का क्या एंट्री पड़ा था अभी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेट है नहीं तो टू लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या अमाउंट है बेटा, 50,000। बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कह रहे हैं बेटा इस साल जितना किराया दिया 10,000 उसमें अगले साल का है। क्या लगता है ये आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, क्या एंट्री पड़ी थी प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। तो यहां प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट।
कितना है? 10,000। बीइंग रेंट पेड इन एडवांस बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। चलो आगे देखो। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पड़ी थी बेटा अभी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब 2 मिनट रुक के जरा देख लो एक चीज, एंट्री तो बना लोगे। देखो ये लिखा है, ये बताओ क्या डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? जवाब दो सब लोग। एक्सपेंस है। लेकिन बताओ बेटा, क्या इसको किसी को देना होता है? नहीं ना। इसलिए कभी भी यहाँ पे ध्यान से बात सुनना, पेड नहीं लिखा जाता क्योंकि देना नहीं होता, प्रोवाइड लिखा जाता है। प्रोवाइड मतलब प्रोविजन बनाना। प्रोवाइड का मतलब प्रोविजन बनाना, कि हमें एक नुकसान हो गया तो उसको हमने लिख लिया, क्योंकि हम किस कंसेप्ट पे चलते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट पे। उसमें क्या पढ़ा था? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम पढ़ा था। तो इसलिए हमेशा आपको डेप्रिसिएशन में प्रोवाइड वर्ड मिलेगा। अब बताओ, ये 50,000 का फर्नीचर है, 10% से डेप्रिसिएट हुआ, कितना हो गया? 5,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। being depreciation on furniture recorded। चलो अगला बेटा, प्रोवाइड। अब ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रियलिटी में कोई किसी को देता नहीं है ना, पार्टनर्स पार्टनरशिप वाले चैप्टर में ही होता है, तो इसलिए प्रोवाइड लिखा है। प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल है 10 लाख के, 10 लाख का 12%, 1,20,000। बोलो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000। being interest provided on capital। अब जल्दी से बता दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री होती है? ड्राइंग डेबिट टू, यही अगला है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, 8,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, तो हो गया ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। being interest on drawing charged। being interest on drawing charged। ठीक है बेटा। चलो अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 19 पे आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 19, इसका नाम है बेटा एक्सपेंडिचर
on installation of machine and on erection of building. एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, यही लिख लो, याद रहे, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसको डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीपीई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बात लिखी हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है? डेप्रिसिएशन। अच्छा 6 तो हट गया, चलो अब 10 ही है। 10 ही क्या है? डेप्रिसिएशन भी है। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था। और स्टॉक सुना है तुम लोगों ने? स्टॉक होता है AS2, क्या होगा? AS26 बताया था, गुडविल, इनटेंजिबल एसेट, क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। AS1 अकाउंटिंग ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मिलता जाएगा ऐसे याद करते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो मैं क्या इसमें बताने वाला हूँ, पहले मैं समझा दूं तब लिखते हैं। चलो क्या लिखा है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब मेरी तरफ देखिए, लिखना बंद करिए, स्क्रीन पे देखिए, जल्दी से बताओ। मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अब 2 मिनट सुनना बेटा। जैसे मान लो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मशीन खरीदने की एंट्री हो गई। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई भी थ्योरेटिकल नहीं आता। चलो अब देखो बेटा, हमने मशीन खरीदा तो मशीन खरीदने की एंट्री हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब 2 मिनट सुनना। जैसे मान लो एक एसी परचेज किया गया, तो अब क्या होता है, हमने एसी खरीदा तो उसकी एंट्री कर दी मशीन अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में ऑफिस में लगाने के लिए एसी खरीदा, तो हो गया ना बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीन, तो हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 1 लाख का एसी है, तो 1 लाख से तो ये एंट्री डाल दी हमने। अब बताओ बेटा, अब एसी उस दुकान से अपने ऑफिस तक लेके आना है, उसका कुछ किराया लगेगा, लगेगा ना? तो किराए की वैसे हम लोग क्या एंट्री करते हैं? फ्रेट डेबिट टू कैश, क्या करते हो? लेकिन AS10 में लिखा है कि वो एसी को लाने का जो किराया है वो एसी में ही ऐड होगा, उसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 1000 रुपए लाने का किराया हो गया, तो क्या एंट्री लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर एसी को इंस्टॉल कराना है तब चलेगा ना। अब इंस्टॉल कराया तो उसकी भी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। 2000 रुपए मान लो लग गए इंस्टॉल कराने के, तो अब एसी लिखा जाएगा 1 लाख पे नहीं, 1,03,000 पे। समझ में? तो अब इसका ये चीज यहां है क्या, मशीन को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे मशीन में ऐड होते हैं। क्या बोला मैंने? मशीन को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे एक्सपेंसेस कहां ऐड होंगे? मशीन में ऐड होंगे। ये बेटा हमने पढ़ा। अब ये है आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अभी तो हम लोगों ने बहुत शॉर्टकट में पढ़ लिया, अब उसमें देखो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसी को हम लोगों ने बस शॉर्टकट में पढ़ लिया। ये देखो, ये लिस्ट है, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई। जब हम लोग किसी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है, क्या क्या कंसीडर किया जाता है, तो ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। क्या? एसेट को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे किस में जाएंगे? एसेट में जाएंगे, ठीक है। अरे जरूरी थोड़ा ना बेटा यही एसी खरीदा, मान लो फॉरेन से, चाइना से कोई मशीन मंगवाई, बताओ, अब बताओ वहां जिससे खरीदे हो उसको पैसा दोगे? फिर उसकी दुकान से, मतलब हो सकता है वहां की सरकार कोई टैक्स ले, वो भी दोगे? वो भी मशीन में जुड़ेगा। फिर वहां से वो आई, मान लो शिप से आ रही है, शिप तक वहां तक किराया वो भी मशीन में जाएगा। शिप पे लोड हुआ, लोडिंग करने का पैसा उसी में ऐड होगा। फिर वहां से इंडिया आया, इंडिया में लगा दिया इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी ऐड होगा।
शिप से उतरेगा वो भी उसी में ऐड होगा, फिर वहां से लोड होके आया अपने यहाँ तक तो उसका जो फ्रेट हुआ वो भी आएगा। अब जब आ गया तो पता चला बहुत बड़ी मशीन है, मान लो 500 मीटर की मशीन है, तो उसके लिए स्लोप बनना है 45 डिग्री पे, तो वो जो स्लोप बनाते हैं वो भी उसी में ऐड होता है, स्लोप बनाने का खर्चा। फिर मशीन इंस्टॉल करी जाएगी वो भी किस में ऐड होगा, उसी में। फिर मशीन का ट्रायल एंड रन होगा, क्या होगा, ट्रायल एंड रन। तो जब पहली बार मशीन चलाएंगे तो 2-4 डिफेक्टिव यूनिट निकलेगी, कुछ मटेरियल वगैरह लगाना पड़ेगा, वो भी उसी मशीन में ही ऐड होता है। समझ में? और तो और अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और तो और बेटा अब हम उस चाइना वाली कंपनी से पूछेंगे, हम कहेंगे ये बताओ तुम्हारी मशीन चलेगी कितने दिन, तो मान लो कहेगा 15 साल चलेगी, तो हम कहेंगे 15 साल बाद इसको निकालने का कितना पैसा लोगे? भाई इंस्टॉल उन्होंने किया है तो अनइंस्टॉल भी वही कर पाएंगे ना। बोलो बेटा। तो मान लो वो लोग कहते हैं कि हम 2 लाख रुपए लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि 15 साल बाद का 2 लाख आज के कितने के बराबर है, हो सकता है आज के 60,000 के बराबर हो, वो भी उसी में जोड़ के लिखा जाएगा। समझे? और एंट्री ये बनाई जाती है। अभी जब अगले लेवल पे आओगे तो ये पढ़ोगे, ये ऐसे देखो, ये लिखा है एसेट, डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन। ये प्रोविजन का है वही 60,000 लगेंगे उसको निकलवाने के, लगेंगे तो 2 लाख, लेकिन वो आज के 60,000 के बराबर है। और 1 लाख की मान लो मशीन पड़ी तो ये लिखी जाएगी 1,60,000 पे। समझ में? अब वही चीज आप शॉर्टकट में पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा बेटा कि किसी भी एसेट को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे किस में जाएंगे, एसेट में जाएंगे। बताओ कोई डाउट? अब बताओ फिर से, मशीन खरीदने की एंट्री, उसको लाने का किराया, उसको रिपेयर करवाने का, नहीं देखो बेटा अब रिपेयर में प्रॉब्लम है, अगर नई मशीन है तो रिपेयर करवाने का लिखा जाएगा रिपेयर टू कैश। क्या लिखोगे, रिपेयर टू कैश। और अगर बेटा पुरानी मशीन है तब लिखेंगे मशीन टू कैश। फिर से एक बार, क्या बोला मैंने, अब फिर से बताओ, मशीन खरीदने की एंट्री मशीन टू कैश, उसको किराया लाने तक का मशीन टू कैश, इंस्टॉल कराने का, ठीक है वो तो ठीक है, ये नई मशीन है। और मान लो अगर हम लोग पुरानी मशीन खरीदें, कैसी बेटा, तो हमारा अकाउंट ये एज्यूम करता है कि क्योंकि सेकंड हैंड है तो चलने लायक नहीं होगी जब तक बनेगी नहीं, तो उसका जो रिपेयर होता है वो भी उसी मशीन में ही ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कब, व्हेन मशीन वाज सेकंड हैंड। अभी रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में आएगा ये चीज, ठीक है। अब एक चीज और है वो भी सुन लो फिर आगे बढ़े। अब देखो बेटा सब बच्चे इधर देखो, जैसे मान लो हम लोग बना बनाया मकान खरीदे, तब तो सीधा एंट्री डाल दोगे बिल्डिंग डेबिट टू कैश। बोलो। अच्छा अपना मकान खुद ही बनवा रहे हैं तो अब बिल्डिंग थोड़े ना आएगी, अब ईंट खरीद के आएगी। बोलो बेटा, मोरंग खरीद के आएगी, स्टील खरीद के आएगा, जो जो उसमें चाहिए होगा, सीमेंट खरीद के आएगा, तो खरीद के ये सब आएगा, लेकिन उसकी एंट्री होगी बिल्डिंग टू कैश। ईंट खरीद के आई, बिल्डिंग टू कैश, शाम को मजदूरी दी, बिल्डिंग टू कैश। समझ आ रहे हैं? और सीमेंट खरीद के आया तो ये नहीं लिखोगे सीमेंट टू कैश, क्या लिखोगे, बिल्डिंग, उसी सबसे तुम मिलके बनेगी ना बिल्डिंग। तो वो नीचे लिखा है इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनवा रहे हो अगर अपने लिए तो जो जो चीज बिल्डिंग में लगेगी सब बिल्डिंग के नाम से आएगी, न कि अपने इंडिविजुअल नाम से। समझ में? चलो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।